Hello everyone, this is Kamalkant welcoming you all at iStudy online platform. So students, लास्ट टाइम हम लोग जो हमारा टॉपिक कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री में वो था आपके पास विद्युत रसायन 1, जिसके अंदर हम लोगों ने आपके पास जो लास्ट टॉपिक में बात की थी वो आपके पास बात की थी हमने चालकता पर तणुता के प्रभाव के बारे में, और जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यदि आप कभी भी किसी भी विलयन की सांद्रता कम कर देते हो या आप उसके अंदर तणुता बढ़ा देते हो तो आपके पास उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। हमने नॉर्मली क्या बोला था कि आपके पास चालकता का मान जो है वो बढ़ता है, परंतु विशिष्ट चालकता का जो मान होता है वो आपके पास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रति ml या प्रति मिलीलीटर विलयन के अंदर आपके पास आयनों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, और यदि प्रति मिलीलीटर विलयन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास जो चालकता है या विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि विशिष्ट चालकता का मेन काम क्या होता है, प्रति मिलीलीटर विलयन के साथ कार्य करना, और प्रति मिलीलीटर विलयन के साथ कार्य करने के दौरान ये आपके पास क्या करेगी, आयनों की संख्या को घटा देगी। क्लियर? और आयनों की संख्या घटने से आपके पास विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाएगा, परंतु नॉर्मली अगर चालकता का मान निकालो तो आपके पास वो चालकता का मान जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों के अंदर क्या होता है कि आयनों के मध्य दूरी आ जाने की वजह से उनमें आकर्षण बल खत्म हो जाता है और अब वो आयन जो है वो तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। और सिमिलर इसी तरीके से, और अगर आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर बात करो तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों में क्या होता है कि आपके पास तणुता बढ़ाने में उनमें आयनीकरण बढ़ जाता है, और आयनीकरण बढ़ जाने की वजह से आपके पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा आयन बन जाएंगे, और जैसे ही आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की मात्रा बढ़ने के साथ आपके पास क्या होगा, आपके पास चालकता भी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसी टॉपिक के अंदर बात करने के दौरान हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य इन दोनों के अंदर जो चालकता का मान है वो किस तरह से बढ़ेगा यदि आप उसकी सांद्रता को कम कर देते हो या आप उसके लिए तणुता का मान बढ़ा देते हो। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था जिसके अंदर हमने बात की थी कि वाई अक्ष के ऊपर आपके पास क्या है, चालकता, वाई अक्ष पर आपके पास क्या है, चालकता, और एक्स अक्ष पे आपके पास क्या है, सांद्रता या विलयन की सांद्रता। कि अगर आगे की तरफ जाते हो तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, पीछे की तरफ आते हो तो विलयन की सांद्रता कम होगी। तो इस चीज़ के लिए जब हमने ग्राफ बनाया था तो आपके पास ग्राफ देखो कैसा आया था, फॉर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आपके पास क्या था, ग्राफ इस तरह का था। और ये दुर्बल विद्युत अपघट्य आपके पास किस तरह के होते हैं, जो बहुत कम जल के अंदर आयनित होते हैं, लाइक एसिटिक अम्ल। क्लियर? और आपके पास अगर प्रबल विद्युत अपघट्यों की बात की जाए तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या आपके पास कुछ इस तरह के, जो आपके पास जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl। हमने दोनों ही अम्ल ले लिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल आपके पास क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य, जबकि एसिटिक अम्ल आपके पास क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर? अब इसके अंदर बात करें तो देखो आपके पास क्या है कि जब सांद्रता बहुत अधिक है, जब सांद्रता का मान बहुत अधिक है उस वक्त आपके पास इसकी चालकता जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, किसके मुकाबले में, दुर्बल विद्युत अपघट्य के मामले में। क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो है वो चालकता इतनी सी है इस सांद्रता पर, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता जो है वो इतनी है इस सांद्रता पर। क्लियर? हमने क्या किया, जैसे जैसे सांद्रता का मान कम करते गए आपके पास चालकता का मान जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और आप लोग क्या करोगे, चालकता के मान को बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आप उसकी सांद्रता को कम करते जाओगे। अब आपको ये बोला गया कि आप लोगों को उसकी अनंत तनुता पर या लगभग जीरो सांद्रता पर, शून्य सांद्रता पर चालकता का मान ज्ञात करने पर, चालकता का मान
ज्ञात करना है। तो साइंटिस्ट ने देखो आपके पास एक सिंपल सी युक्ति दी बिल्कुल ही। उन्होंने बोला आपने ग्राफ तो बना ही लिए है, आप क्या करो ग्राफ को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। जहाँ पर ये ग्राफ वाई एक्सिस को काटेगा, इसका मतलब वहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो लगभग जीरो सांद्रता या अनंत तनुता का पॉइंट बन गया। तो उस वक्त वो जहाँ पर कट करेगा आपके पास वो क्या हो जाएगी, विलयन की अनंत तनुता पर सांद्रता, कि HCl की अनंत तनुता पर चालकता, HCl की अनंत तनुता पर चालकता का मान आ जाएगा। क्योंकि उस वक्त आपके पास सांद्रता लगभग क्या है, जीरो। लगभग सांद्रता जीरो होने का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता। तो आपके पास सिंपल ग्राफ से आप क्या कर सकते हो, उसके लिए वैल्यू निकाल सकते हो। अब यही सेम चीज़ उन्होंने क्या बोला कि आप दुर्बल विद्युत अपघट्टों के अंदर भी करो। जब दुर्बल विद्युत अपघट्टों में हमने ये काम करना शुरू किया तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके पास ये जो ग्राफ है ये कभी भी वाई अक्ष को जो है वो कट नहीं करता है। और वाई अक्ष को कट नहीं करने की वजह से आप कभी भी दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए अनंत तनुता पर चालकता का मान जो है वो ज्ञात नहीं कर पाते हो। किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। इसको पता करने के फिर हमने बाद में बहुत से तरीके निकाल लिए, परंतु अभी आप ग्राफ के द्वारा इसे जो है वो ज्ञात नहीं कर पा रहे हो। क्लियर। तो हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट क्या आ गया कि ग्राफ की मदद से आप प्रबल विद्युत अपघट्टों का तो अनंत तनुता पर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हो, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्टों का ग्राफ के द्वारा अनंत तनुता पर चालकता का मान जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर। तो इन्होंने सिंपल सी ये बात बोली। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन मंडराने लग गया कि यदि आप ग्राफ के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हो तो आप मुझे ये बताओ कि आप ज्ञात ही नहीं कर सकते हो या इसको ज्ञात करने के कोई और तरीके आपके पास उपलब्ध होंगे। तो इस चीज़ का काम करने के लिए आपके पास एक कोलरश नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने आयनों के अभिगमन के बारे में बात की और उन्होंने दुर्बल विद्युत अपघट्टों के लिए अनंत तनुता पर चालकता का मान जो है वो ज्ञात करना चाहा। क्लियर। तो उस चीज़ को लेकर के देखो हमारे पास जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आयनों का अभिगमन व कोलरश का नियम। आयनों का अभिगमन व कोलरश का नियम। हेडिंग लिख लेते हैं, आयनों का अभिगमन व कोलरश का नियम। आयनों का अभिगमन व कोलरश का नियम। क्लियर। अब देखो आयनों का अभिगमन व कोलरश के नियम के अनुसार आपके पास क्या बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सामान्यतः प्रबल विद्युत अपघट्टों के प्रबल विद्युत अपघट्टों के सांद्रता व मोलर अथवा तुल्यांकी चालकता के मध्य व तुल्यांकी चालकता के मध्य प्राप्त आरेख में बहिर्वेशन की विधि द्वारा
अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। आप केवल देखो इन्होंने क्या बोला कि आपके पास प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो सांद्रता व चालकता के मध्य आपके पास आरेख प्राप्त हुआ था, उसमें बहिर्वेशन की विधि आपके पास क्या होती है कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ा के देख लो, इसे बहिर्वेशन की विधि बोल दिया कि द्वारा अनंत तनुता पर आप क्या कर सकते हो, चालकता ज्ञात कर सकते हो। क्लियर। परंतु आपके पास दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा संभव नहीं है। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा संभव नहीं है। ये चीज़ आपके पास जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केस में संभव नहीं है। तो कोलरोश ने आपके पास क्या बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की चालकता का हमेशा क्या होता है, योग होता है। और ये दोनों प्रकार के आयन जो हैं वो एक दूसरे की चालकता को कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोलरोश ने बताया कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य अब ये विद्युत अपघट्य आपके पास प्रबल भी हो सकते हैं या दुर्बल भी हो सकते हैं, कि आपके पास अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की चालकता का मान उसमें उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है तथा दोनों प्रकार के आयन होता है तथा अनंत तनुता पर दोनों प्रकार के आयन एक दूसरे की चालकता को
प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत तनुता पर क्या होता है, उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाते हैं, खत्म। तो आयन एक दूसरे की चालकता को प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत तनुता पर आयनों के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। क्लियर? ओके चीज। तो इसके अनुसार आपके पास क्या बना कि यदि आपके पास कोई विद्युत अपघट्य है ए बी, तो वो किस में परिवर्तित होगा, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में। तो इस विद्युत अपघट्य ए बी की जो आपके पास चालकता होगी वो किसके बराबर होगी, ए पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता, इनकी अनंत तनुता पर जो चालकता है वो ए बी की किसके बराबर होगी, ए की अनंत तनुता पर चालकता प्लस बी की अनंत तनुता पर चालकता, बी नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता। यदि आपके पास कोई अणु है AB2 टाइप का, तो ये किस तरह से होगा डिसोशिएट, A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा आपके पास क्या रहने चाहिए, बराबर। अगर दो पॉजिटिव है तो दो ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। तो अब AB2 की अनंत तनुता पर जो चालकता है वो किसके बराबर होगी, A2 पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता प्लस बी नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता, बट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्लियर? सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं A2B टाइप की, तो A2B टाइप कैसे डिसोशिएट होते हैं, आपके पास 2 A पॉजिटिव और 1 B2 नेगेटिव। क्लियर? तो इनकी अब अनंत तनुता पर चालकता क्या होगी, A2B की अनंत तनुता पर चालकता क्या बन जाएगी, 2 A पॉजिटिव की अनंत तनुता पर चालकता और 1 B2 नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई या जर्नल फॉर्म में लिखूं, तो आपके पास मान लो कोई विद्युत अपघट्य है AXBY, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, XA इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, Y पॉजिटिव चार्ज, और YB इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, X नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमेशा जो इसके नीचे होता है वो इसका चार्ज होता है, जो इसके नीचे होता है वो इसका चार्ज होता है। पहले वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरे वाला हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ देखो इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, तो 1 1 चार्ज आ गया। इसके नीचे 2 है तो A के ऊपर 2 चार्ज आया है, और A के नीचे 1 है तो B के ऊपर 1 चार्ज आया है। यहाँ पे A के नीचे 2 है तो B के ऊपर 2 चार्ज आया है, B के नीचे 1 है तो A के ऊपर 1 चार्ज आया है। क्लियर? अब A के नीचे X है तो B के ऊपर X चार्ज आएगा, B के नीचे Y है तो X के ऊपर Y चार्ज आएगा। पहले वाला हमेशा पॉजिटिव, दूसरे वाला हमेशा नेगेटिव। क्लियर? तो इनकी अनंत तनुता पर चालकता क्या होगी, लैम्डा इन्फिनिटी AXBY किसके बराबर होगा, X लैम्डा इन्फिनिटी AY पॉजिटिव प्लस Y लैम्डा इन्फिनिटी BX नेगेटिव। क्लियर? तो आपके पास क्या है, किसी भी विद्युत अपघट्य की अगर अनंत तनुता पर चालकता निकालनी हो तो उसके सभी आयनों की चालकता निकाल लो अनंत तनुता पर। अगर उसके सभी आयनों की अनंत तनुता पर चालकता आपको पता लग जाती है तो आप उन सभी आयनों की अनंत तनुता पर चालकता का योग करो, उस विद्युत अपघट्य की भी चालकता का योग आपके पास आ जाएगा, उस विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता का मान आपके पास आ जाएगा। क्लियर? और कोलरोश का नियम आपके पास साथ में क्या बोलता है कि आपके पास अब ये जो आयन हैं, चाहे तो ये इसी के हों या आपने इनकी वैल्यू जो है वो किसी और तरीके से निकाल ली हो, ये कभी भी आपके पास अफेक्ट नहीं होती है। मतलब आपके पास मान लो कि ये जो मैंने A की वैल्यू निकालनी थी, चाहे वो मैं AB से निकाल लूँ,
चाहे मैं AB2 से निकाल लूँ, चाहे A2B से निकाल लूँ, मतलब यहाँ पर भी A पॉजिटिव है, यहाँ पर भी A पॉजिटिव है, चाहे तो मैं इस अभिक्रिया से A पॉजिटिव की निकाल लूँ, चाहे इस अभिक्रिया से A पॉजिटिव की निकाल लूँ, ये हमेशा सेम होंगी। आप इसकी वैल्यू को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक B नेगेटिव की निकालनी थी, चाहे तो मैं B नेगेटिव की इस AB से निकाल लूँ, चाहे B नेगेटिव की मैं वैल्यू AB2 से निकाल लूँ, दोनों केसेस में B नेगेटिव की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम होगी। लाइक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊँ तो आपके पास मान लो एक HCl है और एक आपके पास मैंने दे दिया NaCl, तो यहाँ से आप चाहे Cl की अनंत तनुता पर चालकता निकाल लो, चाहे यहाँ से Cl नेगेटिव की अनंत तनुता पर चालकता निकाल लो, दोनों सेम होंगी। इसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस तरह के H पॉजिटिव से जो है वो जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो H पॉजिटिव से नहीं जुड़े होने की वजह से इसको क्यों नहीं फर्क पड़ता है, इस चीज़ को उसने देखो कैसे दिमाग में लाया। तो उसके लिए इसने क्या किया, अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद ये इस रिजल्ट पे आए। इन्होंने क्या बोला, कोलरोच ने लिथियम पॉजिटिव व के पॉजिटिव के कोलरोच ने लिथियम पॉजिटिव व के पॉजिटिव के कोलरोच ने लिथियम पॉजिटिव व के पॉजिटिव के विभिन्न प्रबल अपघट्यों की चालकताओं के विभिन्न प्रबल अपघट्यों की चालकताओं विभिन्न प्रबल अपघट्यों की चालकताओं के परीक्षण से पाया कि परीक्षण से पाया कि अनंत तनुता पर दोनों आयनों की चालकताओं में अंतर निश्चित रहता है। अनंत तनुता पर दोनों आयनों की चालकताओं में अंतर निश्चित रहता है चाहे दोनों धनायन किसी भी ऋणायन से जुड़े हों, चाहे दोनों धनायन किसी भी ऋणायन से जुड़े हों, चाहे किसी से भी जुड़े हों, आपके पास इनके अंदर हमेशा क्या रहेगा, चालकताओं में अंतर निश्चित या एक समान रहेगा। क्लियर? और इसी आधार पर इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलरोच नियम भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तथा इसी आधार पर इस नियम को आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलरोच का नियम कहा जाता है। स्वतंत्र अभिगमन का कोलरोच का नियम कहा जाता है कि आपके पास अनंत तनुता पर जो सभी आयन हैं वो अपने
स्वतंत्रता से क्या करते हैं, अभिगमन करते हैं। और स्वतंत्रता से अभिगमन करने की वजह से उनको क्या बोला जाता है, आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि आपके पास वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है। तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी पहचान रखता है। अब वो पहचान चाहे उसकी Cl के साथ जुड़ने पर हो, चाहे फ्लोरीन के साथ जुड़ने पर हो, चाहे उसकी हीलियम के, चाहे उसकी आयोडीन के साथ जुड़ने पर हो, हर केस के अंदर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। अगर मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपने क्या किया, KCl के लिए लैम्डा इन्फिनिटी का मान ज्ञात किया, अब आपके पास देखो हमने क्या बोला कि मैंने क्या किया, लैम्डा इन्फिनिटी KCl का मान ज्ञात कर लिया। तो वो आपके पास कितना आया, आपके पास वो किसके बराबर होगा, पहली बात तो लैम्डा इन्फिनिटी K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव होगा। क्लियर, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यही चीज़ बनेगी। और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, इसकी वैल्यू 149.86 और जो भी इसके यूनिट्स हैं वो साथ में लग जाएंगे। क्लियर। इसी तरह से अगर लैम्डा इन्फिनिटी आपको क्या करना हो, वैल्यू दी है लिथियम क्लोराइड की LiCl की, तो LiCl के लिए क्या बनेगा, लैम्डा इन्फिनिटी Li पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। और इसके लिए वैल्यू कितनी बनेगी, 115.03। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ये तो कट जाएंगी। क्लियर। तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Li पॉजिटिव। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 34.83। क्लियर। अब इसी तरह से अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे रिनाइन को बदल दिया। अब हमने KCl की जगह पे क्या ले लिया, KNO3 ले लिया। अब आप KNO3 लोगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NO3 नेगेटिव। और आपके पास क्या आ जाएगा, 144.96। और इसी तरह से लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ LiNO3 आपने निकाला तो आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Li पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NO3 नेगेटिव। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110.13। अब दोबारा इसे माइनस कर दो, ये माइनस कैंसल्ड आउट, क्या बच गया, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Li पॉजिटिव, किसके बराबर आ जाएगा, अगेन 34.83 के बराबर। क्लियर। सेम अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल लूँ तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ KOH निकाल लो। अब इसमें दोबारा रिनाइन को हमने बदल दिया, तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव, किसके बराबर आ गया आपके पास, ये 271.50। इसी तरह से आपको लैम्डा इन्फिनिटी किसका दे दिया, LiOH का, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Li पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव। और ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 236.70 के बराबर। और फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना बन गया, 34.80। तो देखो ऑलमोस्ट आपके पास क्या आया, सेम। तो तीनों केसेस में आपके पास जो वैल्यू वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। किसके लिए, आपके पास लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव माइनस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Li पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपके पास K पॉजिटिव और Li पॉजिटिव इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हर बार आपके पास क्या आएगा, सेम। तो इसका मतलब आपके पास आयनों को इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके पास
किस ऋणायन से जुड़े हुए हैं, उन्हें सिर्फ अपनी अपनी चालकताओं से मतलब है। कब? जब वो अनंत तनुता पर है, क्योंकि आपके पास अब इस K पॉजिटिव की चालकता को Cl नेगेटिव जो है वो प्रभाव नहीं डाल रहे, और इसी तरह से Li पॉजिटिव की चालकता पर Cl नेगेटिव जो प्रभाव नहीं डाल रहे। इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी, इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी, और उन दोनों के मध्य आपके पास माइनस भी हमेशा क्या आएगा? वही आएगा। ये कभी भी आपके पास चेंज नहीं हो सकते। क्लियर है चीज़? तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास आयनों का अभिगमन व कॉलरोश का नियम। ओके, कि इसके अंदर जो आपके पास ऋणायन की जो चालकता है वो धनायनों की चालकता को प्रभावित नहीं करती है, और धनायनों की चालकता जो है वो ऋणायनों की चालकता को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि यदि ये आपके पास एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो आपके पास ये अनंत तनुता पर नहीं है, क्योंकि प्रभावित ही सिर्फ तभी करेंगे जब इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। और अगर इनके अंदर प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? आपके पास अनंत तनुता पर है। तो अनंत तनुता पर ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करने की वजह से आपके पास हमेशा क्या करते हैं? एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? अब ये तो था आपके पास आयनों का अभिगमन व कॉलरोश का नियम। अब हम लोग नेक्स्ट पे आपके पास मूव करते हैं, कॉलरोश के नियम के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग। क्लियर? तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपके पास अनुप्रयोग है, जिनका हम लोग डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं? अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। तो आपके पास देखो क्या है अगली हेडिंग, कॉलरोश नियम के अनुप्रयोग। तो हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करते जाएंगे कि आपके पास कॉलरोश नियम के अनुप्रयोग एक्चुअली में है क्या। तो इसमें देखो सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो क्या है आपके पास, कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर चालकता को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला जो आपके पास क्या है, इस नियम के द्वारा इस नियम के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। क्लियर? अब देखो आपके पास ये किस तरह से ज्ञात की जा सकती है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग अ न्यूमेरिकल। क्लियर? तो इसकी न्यूमेरिकल की फॉर्म के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे इसके लिए वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है इसके लिए प्रश्न, HCl NaCl व Na की लैम्डा इन्फिनिटी के लिए
के लिए लैम्डा इन्फिनिटी क्रमशः 380.5, 109 व 78.5 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। तुल्यांक इनवर्स हो तो CH3COOH की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कीजिए कि अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से किया जाएगा। आपके पास दिया, देखो क्या हुआ है। सबसे पहले लैम्डा इन्फिनिटी HCl आपको दिया हुआ है। ये किसके बराबर होगा? लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। किसके बराबर है? 380.5 के बराबर। क्लियर? क्योंकि HCl की क्या है? 380.5। इसी तरह लैम्डा इन्फिनिटी NaCl का दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा? लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। किसके बराबर होगा? 109 के बराबर। क्लियर? NaCl के लिए। और इसी तरह से लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na के लिए निकालो तो क्या बनेगा? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव के लिए कितना बन गया? 78.5, क्योंकि इसके लिए कितना है? 78.5 है। क्लियर? तो ये आपके पास 3 समीकरण आ गए। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब देखो इन तीनों की अनंत तनुता पर आपको कैसे पता है वैल्यू? क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो आप ग्राफ या आरेख के द्वारा जो है वो अनंत तनुता प्रमाण ज्ञात कर सकते हो। अब 3 प्रबल का इस्तेमाल करके आप एक दुर्बल के लिए क्या करोगे? अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात करोगे। तो आपको जिसके लिए ज्ञात करनी है वो क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव। देखो अब आपको क्या चाहिए? CH3COO नेगेटिव। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? समीकरण नंबर 3 से। H पॉजिटिव चाहिए, वो कहाँ से मिल जाएगा? समीकरण नंबर 1 से। तो पहले आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, अगर 3 को जोड़ दो। अगर समीकरण 3 लिखें तो क्या है? CH3COOH प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखा? समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl नेगेटिव। क्लियर? अब देखो आपको जो 2 चीज़ें चाहिए थी वो तो एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, परंतु ये 2 चीज़ें फालतू आ गई। तो इन 2 चीज़ों को आप क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आप इन्हें अगर माइनस करोगे तो इसका मतलब आपको समीकरण नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव, इन दोनों को आपने क्या कर दिया? माइनस। तो आपके पास ये दोनों इन दोनों से कट जाएंगी, तो सिर्फ ये 2 बचे। यही 2 आपको चाहिए थे। अब पहली ब्रैकेट अगर देखो तो आपके पास क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO Na है। क्लियर? अगर दूसरी ब्रैकेट देखें तो आपके पास क्या है? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl है।
अगर तीसरी ब्रैकेट देखिए तो क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl है, बट माइनस साइन है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl है। तीनों वैल्यूज है आपके पास। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी है, 78.5। उसके बाद HCl की वैल्यू कितनी है, 380.5। और थर्ड वाली वैल्यू NaCl की कितनी है, माइनस में 109। तो तीनों को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 350। और इनके सबके यूनिट्स क्या थे, प्रति ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक इनवर्स, तुल्यांक इनवर्स। क्लियर। तो आपके पास एसिटिक अम्ल की जो सांद्रता, जो एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर चालकता है वो कितनी आ गई आपके पास, 350 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। क्लियर। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इजीली कोलब्रुश के नियम का उपयोग करके किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हो। किसकी मदद से, प्रबल विद्युत अपघट्यों की मदद से। क्लियर। तो इस प्रकार आप इसे क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली कैलकुलेट। क्लियर है चीज। तो आपके पास ये था कोलब्रुश के नियम का प्रथम अनुप्रयोग। क्लियर। तो इसके बाकी के अनुप्रयोगों के बारे में फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब लोगों को कोलब्रुश का नियम व उसके अनुप्रयोग, मतलब कैसे आप दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हो, वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी करेंगे और इसके बाकी अनुप्रयोगों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।